माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में मैं आपको क्लास 12 सीबीएसई सैंपल पेपर में सेक्शन बी के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज मैं आपको सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक सारे प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में ये एलपीपी का सवाल है। इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन z दिया हुआ है ax प्लस बी वाई वेयर ए बी ग्रेटर देन 0 और फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं। z के मैक्सिमा की बात करनी है आपको। तो एट कॉर्नर पॉइंट 0, 20 z का वैल्यू निकालिए। तो x की जगह 0 तो 0 हो गया, b इंटू 20 यानी 20b एट 10, 10 z इक्वल टू x की जगह 10, 10a y की जगह 10, 10b एट पॉइंट 30, 30 z इक्वल टू s की जगह 30 तो 30a प्लस 30b एंड एट पॉइंट 040 z इक्वल टू s की जगह 0 फिनिश 40b बाई क्वेश्चन से क्वेश्चन में कह रहा है साहब कि मैक्सिमम जेड ऑकर्स माने जेड का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एट पॉइंट 30, 30 एंड पॉइंट 040। तो देखिए चूंकि जेड का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है इन दोनों पॉइंट पर जेड का वैल्यू मैक्सिमम है। इसका मतलब हुआ कि दोनों पॉइंट पर जेड का जो वैल्यू है इक्वल है। तो इन दोनों पॉइंट पर जेड का वैल्यू ये दोनों इक्वल है, इसलिए 30a प्लस 30b इज इक्वल टू 40b। दिस इंप्लाइज दैट 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 4b। तो 3a इज इक्वल टू 3b इधर चला गया माइनस में तो केवल b आया और ऑप्शन में है b माइनस 3a, इसलिए इसको उधर ले जाइए तो b माइनस 3a इक्वल टू 0। देख लीजिए b माइनस 3a इक्वल टू 0। यह a और b के बीच एक रिलेशन है। लगता है कि ये ऑप्शन ए में है, आप देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। यह टेंजेंट एंड नॉर्मल से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कर्व का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक लाइन है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस 1। आपको पता लगाना है कि m का वैल्यू क्या होगा जब यह लाइन इस कर्व पर टेंजेंट होगा, यानी यही लाइन L
यदि इस कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट होगा तो m का मान क्या होगा, यह आपका क्वेश्चन है। तो इसका मेथड है कि सबसे पहले इस लाइन का इस कर्व के साथ इंटरसेक्शन निकालना होगा, और इंटरसेक्शन निकालने का मेथड आप जानते हैं कि लाइन से y का जो वैल्यू है वह कर्व के इक्वेशन में y की जगह रखना होगा। तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, फॉर इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, इसका नाम 1 दे दें, लाइन का इक्वेशन इसको आप 2 कह दीजिए। फॉर इंटरसेक्शन ऑफ कर्व 1 एंड लाइन 2, लाइन 2 से y का वैल्यू कर्व 1 में रख दिया जाए, यही प्रोसेस है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y from 2 in 1, we get, तो 1 में y का वैल्यू रख दिया जाए, y स्क्वायर है तो हो गया mx प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, होल स्क्वायर तोड़िए, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2mx इज इक्वल टू 4x, implies m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mx माइनस 4x, x वाला टर्म एक जगह, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, x कॉमन तो 2m माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यह x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, यानी x के 2 वैल्यूज होंगे, तो x के 2 वैल्यूज होंगे, तो क्लियर है कि x के 2 वैल्यूज होंगे। मान लिया कि एक वैल्यू x1 है, दूसरा वैल्यू x2 है, तो स्पष्ट है कि जब x के 2 वैल्यूज होंगे तो y को भी 2 वैल्यूज होंगे। इसका मतलब हो गया कि ये लाइन इस कर्व को 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा। देखिए समझने की चीज है, तो लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब सोचिए आप कि ये लाइन इस कर्व पर टेंजेंट कब होगा, कभी ना होगा ये लाइन इस कर्व पर टेंजेंट जबकि ये दोनों पॉइंट कंसाइड कर जाएगा, ये दोनों पॉइंट सिमट के एक पॉइंट पर आ जाएगा, यानी दोनों पॉइंट कंसाइड कर जाएगा, तब यह लाइन जो है कर्व पर टेंजेंट हो जाएगा। यही क्वेश्चन है कि यदि लाइन कर्व पर टेंजेंट है तो m का मान क्या होगा। तो स्पष्ट हो गया कि x के दोनों मान इक्वल होंगे, दोनों पॉइंट कंसाइड होगा। यहां पर x का वैल्यू x1 है और यहां पर मान लिया जाए कि x का वैल्यू x2 है, y का वैल्यू भी कुछ है। ये दोनों पॉइंट कंसाइड करने का मतलब x1 और x2 इक्वल हो जाएगा, तब ये दोनों पॉइंट कंसाइड करके एक पॉइंट पर आ जाएगा। यही कंसेप्ट है। अब x1 x2 जब दोनों इक्वल होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल होंगे, और इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल होंगे कब, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। इसका मतलब हो गया कि इस लाइन को इस कर्व पर टेंजेंट होने के लिए मैं लिख देता हूं, हैंस फॉर लाइन L टू बी टेंजेंट at curve 1
एस के दोनों वैल्यूज इक्वल होना चाहिए, अर्थात इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का वो 0 होना चाहिए। देखिए कितना अच्छा ढंग से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एंड दिस इंप्लाइज आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, यही सूत्र है। बी का मतलब होता है एस का कोफिशिएंट, यानी 2m माइनस 4 का स्क्वायर 4 इंटू ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट m स्क्वायर, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म 1। दिस इंप्लाइज दैट 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, दिस इंप्लाइज 2 स्क्वायर 4 इंटू m माइनस 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर, 4 4 कैंसिल, होल स्क्वायर तोड़िए, m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4m इज इक्वल टू m स्क्वायर कैंसिल। दिस इंप्लाइज 4 से भी कैंसिल कर दीजिए, तो 1 माइनस m इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 1। देखिए निकल गया, तो m का वैल्यू निकालना था, m का वैल्यू 1 आया। तो देखिए इसका आंसर शायद ऑप्शन बी में है, मिला लें। ये क्वेश्चन लंबा था, ज्योमेट्रिकल था, देखिए मैंने बहुत जल्दी से बनाया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, ये मैक्सिमम मिनिमा का है। तो क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, इसी का मैक्सिमम वैल्यू मांग रहा है इंटरवल 0-1 में। तो पहले इस फंक्शन को f(x) मान लिया, अब f(x) का डेरिवेटिव निकालिए। तो इसको यूज समझिए, तो पावर 1/3 बाहर आ गया, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1, और पावर 1/3 में एक कम गया, इंटू इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो x इंटू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस x का हो जाएगा 1, इसका 0 लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया 1/3 इंटू, इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 3 एलसीएम 1 माइनस 3 माइनस 2/3 इंटू 2x माइनस 1। तो देखिए दिस इज इक्वल टू, ऊपर में हो गया 2x माइनस 1, नीचे हो गया 3 इंटू इतना के पावर माइनस से नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर प्लस 2/3। अब आप जानते हैं कि इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो इसको 0 मतलब इसको 0 करेंगे तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा, हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 1 इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/2। तो देखिए यही आपका क्रिटिकल पॉइंट हुआ। तो x का जो वैल्यू आया क्रिटिकल पॉइंट 1/2, स्पष्ट है कि इस क्लोज इंटरवल में है। सो दिस पॉइंट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1। आपको इसी क्लोज इंटरवल में इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है।
तो यहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम का अर्थ है जब इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल में मांगता है फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो निकाला जाए। तो इंटरवल का जो एन पॉइंट है 0, उस पर पहले फंक्शन का वैल्यू निकालिए f0। यहां से s की जगह 0 दिया, तो 0 इंटू समथिंग 0, 1 के पावर इतना, तो 1 हुआ। फिर क्रिटिकल पॉइंट आपका आया है 1/2, तो क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालना पड़ता है, तो 1/2 दिया जाए, तो हो गया s की जगह 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1, यानी -1/2 प्लस 1 का पावर 1/3। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 1 प्लस माइनस माइनस 1/4 का पावर 1/3, तो 3/4 का पावर 1/3। फिर एन पॉइंट 1 पर फंक्शन का वैल्यू, तो एस की जगह 1 डालेंगे, तो 1 माइनस 1 0, 0 हो गया, तो 1 के पावर इतना, तो 1 मिला। अब इन मानों में देखा जाए कौन मान मैक्सिमम है। देखिए f0 का मान 1 है, f1 का मान भी 1 है, ये वैल्यू तो 1 से लेस है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू 1 हुआ। तो लिख सकते हैं हेंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए 1 किस में है, तो लगता है कि ऑप्शन सी में है, मिला लें, हो गया। देखिए क्वेश्चन बहुत समझदार है, एलपीपी का है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है, यह और यह। तो ये थर्ड जो कांस्टेंट है, इसको मैं दो भाग में बांट दिया। देखिए यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन इक्वल टू 3। तो इसमें से हमने लिख लिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से लिख लिया है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है, y का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कह रहा है, फिजिबल रीजन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ दो कांस्टेंट है, x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0। हल किया तो हो गया y इक्वल टू 1/3x। ये y बराबर ms के रूप में है। यह एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास करता है। देखिए तो y बराबर ms के रूप में है, तो ये ओरिजिन से पास करके दिखाया है। अब x लेस देन इक्वल टू 3 जो इनइक्वालिटी है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपका है x इक्वल टू 3। देखिए ग्राफ में, तो यदि हम ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पर स्ट्रेट लाइन लेते हैं y एक्सिस के पैरेलल, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। अब देखें आप अच्छे ढंग से समझें, तो यहां जो लाइन आपका है y इक्वल टू 1/3x, पता लगा लीजिए पहले कि यह स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है, लाइन x इक्वल टू 3 को कहां इंटरसेक्ट करती है। तो देखिए यहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका कोऑर्डिनेट पता लगाइए। इस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट 3 है, क्लियर है। और इक्वेशन में s के जगह 3 आप रख दें, तो 3 3 कट के y इक्वल टू 1 होगा, इसलिए y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का 1 निकल गया, क्लियर। आपको पता लगाना है कि फिजिबल रीजन जो है वह कहां है, तो क्लियर हो गया कि फिजिबल रीजन आपका यही है, जिसका नाम दे दें A, यहां B। तो फिजिबल रीजन OAB फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साथ साथ यह बाउंडेड है, तो आंसर निकल गया। फिजिबल रीजन इज ए बाउंडेड रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस यही इसका कंसेप्ट है। यहां लिख दीजिए कि हेंस फिजिबल रीजन that is OAB is bounded
ये बाउंडेड है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्यू से क्वाड्रेंट। तो देखिए इसका आंसर किस ऑप्शन में है, तो सी में है। आप मिला लें। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 45, यह क्वेश्चन मैट्रिक्स से है। ए 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें अल्फा पर कंडीशन दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में, मैंने 0 और 360 डिग्री के बीच में है। इसलिए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट में लिखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप ले सकते हैं ना, 1 साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा माइनस 1 माइनस साइन अल्फा 1। ऑपरेटिंग, अब डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी लगाया जाए, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को जोड़ दिया जाए, तो लिखेंगे C1 टू C1 प्लस C2, नहीं C3 लिखिए। यहां माइनस साइन अल्फा है और यहां प्लस साइन अल्फा है, इसको ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए ये सुटेबल है C1 प्लस C3। यानी फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम को जोड़ करके योगफल को फर्स्ट कॉलम की जगह लिखिए, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 0, इसको जोड़ेंगे तो 0। फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम जोड़ के फर्स्ट कॉलम की जगह लिख दिया, और दोनों को उतार दीजिए। अब आप फर्स्ट कॉलम को लेकर इसको स्पेंड कर दीजिए, तो इसका प्लस साइन प्लस है, एलिमेंट 2 है, 2 जिस कॉलम में है हटाइए, जिस रो में हटाइए, तो ये बचा। इस माइनर को लिख दीजिए 1 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस का चिन्ह देके दोनों गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, डिटरमिनेंट ए किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, पता लगाना। तो यही डिटरमिनेंट ए का वैल्यू है, लिख दीजिए। हेंस डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। नाउ अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, ये समझने वाला चीज है, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ अल्फा मोड साइन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1। यहां अल्फा तो 0 और 360 के बीच में है, ये तो हर एक अल्फा के लिए सही है, तो इसके लिए भी सही होगा। अब आगे देखिए, दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए, तो साइन अल्फा के मोड का स्क्वायर का मतलब साइन अल्फा का स्क्वायर। देखिए मैं समझाता हूं, क्योंकि आप मोड का प्रॉपर्टी पढ़े हैं, मोड एक्स
पर स्क्वायर होता है तो इसको आप एक्स स्क्वायर लिखते हैं। वही एस की जगह यहाँ साइन अल्फा है तो साइन अल्फा का स्क्वायर लिखें, करेक्ट। अब ये आपका हो गया साइन स्क्वायर अल्फा लेस देन इक्वल टू 1। बट इन क्वेश्चन देखिए अल्फा पर क्या कंडीशन है, तो इस कंडीशन को पकड़ना है, इसलिए दिया हुआ था अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, साफ देख रहे हैं। इसलिए यदि अल्फा 0 है तो साइन अल्फा 0 के इक्वल होगा। यदि अल्फा 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव है तो साइन अल्फा का जब स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देखिए जब अल्फा 0 के इक्वल लेंगे 0 तो साइन 0 0, 0 का स्क्वायर 0, देखिए 0 के इक्वल हो गया इसका वैल्यू, और परफेक्ट स्क्वायर होने के कारण ये हमेशा पॉजिटिव होगा यानी 0 से बड़ा होगा। इसलिए हम लिखे हैं साइन स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको और इसको, दोनों इनइक्वलिटी को एक साथ मिला के लिखिए तो हम लिख सकते हैं 0 इज लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1। दोनों को साथ मिला दिया। अब देखिए क्लियर कट। अब यहां पर है साइन स्क्वायर अल्फा में 1 ऐड है तो थ्रू आउट 1 ऐड कीजिए तो 0 प्लस 1 तो 1, 1 ऐड कर दिया, 1 में 1 ऐड कर दिया तो 2 हो गया। यहां ध्यान रखिए अब 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 1 2, 2 से मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4। देखिए एकदम क्लियर है 2 लेस देन इक्वल टू। अब ये जो है सो डिटर्मिनेंट ए के बराबर था तो इसके जगह हम लोग लिख दें डिटर्मिनेंट ए लेस देन इक्वल टू 4। इसका अर्थ हो गया कि डिटर्मिनेंट ए बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल 2 4 में। ये तो आप समझते ही हैं। अब देखिए आपका ऑप्शन, इसलिए देखिए ऑप्शन डी है डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 4, डी में है, इसलिए इसका आंसर डी हो गया। तो देखा ये सवाल कंसेप्चुअल था। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, उसके बाद है 46 और उसके आगे। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए केस स्टडी में एक डाटा दिया हुआ है, इसको आप पहले समझ लें। सभी के सॉल्यूशन इसी से दिए जाएंगे। कोई एक ट्रेन है जो रन कर रही है, तो आप जानते हैं कि ट्रेन जब रन करता है तो ईंधन यानी फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है। तो वही पर आवर फ्यूल का जो कॉस्ट है वो ₹48 है और स्पीड ऑफ ट्रेन 16 किलोमीटर पर आवर है और एक फिक्स चार्ज उस पर फिक्स किया हुआ है पर आवर ₹1200। अब क्वेश्चन 46 को सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्यूल कॉस्ट पर आवर कांस्टेंट के इनटू स्पीड का स्क्वायर। तो देखें डाटा से फ्यूल कॉस्ट पर आवर ₹48 है, इसलिए यहां 48 हो गया। के इंटू स्पीड दिया हुआ है ट्रेन का 16 किलोमीटर पर आवर, तो 16 का स्क्वायर हो गया। दिस इंप्लाइज 48 इज इक्वल टू के इंटू 16 इंटू 16, कट के 3 हो गया। दिस इंप्लाइज 16 के इज इक्वल टू 3।
implies k is equal to 3/16। तो आपको k का ही मान निकालना था। k का आंसर देखिए किस ऑप्शन में है, तो डी में है, इसलिए आंसर डी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में निकालना है आपको टोटल कॉस्ट फॉर रनिंग द ट्रेन इन 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगा, उसको यदि हम सी मान लेते हैं टोटल कॉस्ट को, तो टोटल कॉस्ट बराबर क्या होगा बोलिए। दो तरह के यहाँ कॉस्ट है, एक फ्यूल कॉस्ट ईंधन का और दूसरा फिक्स चार्ज, दोनों को ऐड कर देंगे वही टोटल कॉस्ट होगा। तो देखिए मैं क्लियर वे में लिख रहा हूं, टोटल कॉस्ट का मतलब फ्यूल कॉस्ट प्लस फिक्स चार्ज। क्लियर है। फ्यूल कॉस्ट क्या था, तो ऊपर मैं आपको लिखा था, मैं फिर लिख देता हूं, ध्यान में आ जाएगा। फ्यूल कॉस्ट था k इंटू स्पीड का स्क्वायर, और क्वेश्चन में स्पीड भी दिया हुआ है तो हम स्पीड की जगह भी लिख सकते हैं। और k का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 46 में 3/16 आया था, आपको याद है, इसलिए फ्यूल कॉस्ट यही हुआ। तो फ्यूल कॉस्ट की जगह हो गया कितना, लेकिन ये हुआ पर आवर, ये भी ध्यान देना है। 1 घंटे में यदि 500 किलोमीटर रन करने में ट्रेन को 30 समय लगता है सपोज कीजिए, तो 1 घंटे में फ्यूल कॉस्ट इतना है, तो टी आवर में टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फ्यूल कॉस्ट क्या हो जाएगा जी, 3/16 v स्क्वायर इंटू टी। फिक्स चार्ज देख लीजिए, यहां पर आवर दिया हुआ है ₹1200, तो यदि 500 किलोमीटर में 30 समय लगता है तो 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा 1200 इंटू टी हो जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं टी क्या इंडिकेट कर रहा है, वेयर टी इज इक्वल टू टाइम टेकन इन 500 किलोमीटर। टी हो गया टाइम टेकन इन 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में लगा समय टी है, यही आपका टोटल कॉस्ट हुआ। अब इसमें एक कंसेप्ट है कि टी को कैसे आप एवल्यूएट करेंगे। तो आप जानते हैं डिस्टेंस कवर्ड यदि एस हो, वेलोसिटी यहां भी है, टाइम टी है, तो एस बराबर होता है वी टी, आपने पढ़ा है। इस सूत्र का इस्तेमाल कीजिए तो इससे टी निकल गया, देखिए क्लियर, एस बाई भी, और एस है डिस्टेंस कवर्ड, वो है 500 किलोमीटर, एस हो गया 500, वेलोसिटी भी है। अब टी के इसी वैल्यू को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये समझने के लिए हो गया, तो हो गया 3/16 इंटू वी स्क्वायर, टी के जगह 500/v प्लस 1200 इंटू टी, टी के जगह 500/v, दिस इज इक्वल टू v से स्क्वायर कैंसिल, तो हो गया 1500v/16 प्लस
60 पर 40 एक बाई v, दिस इज इक्वल टू, इसको काट दीजिए 4 से 4, 375 हो गया, कट के हो गया 375 बाई 4 इंटू भी प्लस बाई भी। तो हमने निकाल दिया टोटल कॉस्ट फॉर रनिंग 500 किलोमीटर, कैपिटल सी का वैल्यू। अब देखिए आंसर इसका इस ऑप्शन में है, देख लीजिए। तो आंसर शायद बी में है, तो लिख दीजिए देख करके, आंसर बी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, इसमें आपको द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन द ट्रेन निकालना है। इसका अर्थ क्या हुआ, ट्रेन को रन करने के लिए सबसे अधिक इकोनॉमिकल स्पीड क्या होगा। तो इसके लिए टोटल कॉस्ट पर ध्यान देना होगा। तो लिखिए सेंस अब क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट सी आप निकाल चुके हैं, 375 बाई 4 इंटू भी प्लस इतना बाई भी। सी का डेरिवेटिव निकालिए भी के सापेक्ष, यानी डी सी बाई डी भी। इसके लिए ही प्रोसेस है। जब भी मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड कहेगा तो उसके लिए आपको यही डेरिवेटिव निकालना होगा। तो भी के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 375 बाई 4, भी का 1 हो गया, और वन बाई भी का होता है माइनस 1 बाई भी स्क्वायर, तो यहां माइनस कर देते हैं, 1 बाई भी स्क्वायर, तो भी स्क्वायर नीचे ही रह गया, डिफरेंशिएट हो गया। इसके बाद प्रोसेस है कि डीसी बाई डीवी को 0 के इक्वल इक्वेट कीजिए और भी का मान निकाल लीजिए। भी का जो वैल्यू आएगा वही देगा मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, यानी इसको 0 करना है। बाई भी स्क्वायर, इसको 0 से इक्वेट कीजिए। दिस इक्वेशन इंप्लाइज इतना बाई भी स्क्वायर उधर चला गया और इधर रह गया 375 बाई 4। दिस इंप्लाइज, इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 1600। तो भी स्क्वायर उधर चला गया और 4 यहां मल्टीप्लाई हो गया, तो 16 इंटू 4 6400 हो गया। दिस इंप्लाइज भी इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट 80 हो गया। इसका यूनिट था किलोमीटर पर आवर। तो देखिए डीसी बाई डीवी को 0 करके आपने भी का वैल्यू निकाला, तो भी का जो वैल्यू आया यही आपको दिया मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन द ट्रेन।
हेंस अब आंसर देखें, ये ऑप्शन नंबर सी में है, मिला लीजिए, आंसर सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, इसमें फ्यूल कॉस्ट फॉर रनिंग 500 किलोमीटर एट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड दैट इज v इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, ऊपर निकाला जा चुका है। लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 47 में बता चुके हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फुल कॉस्ट प्लस फिक्स चार्ज, तो फुल कॉस्ट के लिए ही आपका ये आया है और ये तो फिक्स चार्ज। तो आपको यहाँ चाहिए फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट यही है, इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ 375/4 इंटू वी। इस समझने के लिए लिख दिया ताकि आप समझ सकें। अब v का मान दे देना है 80 किलोमीटर पर आवर, तो 375/4 इंटू वी की जगह 80 कैंसिल हो गया, 20 हो गया 7500, कॉस्ट है इसलिए रुपीज। अब देखें किस ऑप्शन में है आंसर, तो शायद सी में है, मिला लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50, इसमें आपको निकालना है टोटल कॉस्ट फॉर रनिंग 500 किलोमीटर एट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड दैट इज v इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, जो ऊपर निकाले थे। तो आप याद कीजिए ऊपर क्वेश्चन नंबर 47 में टोटल कॉस्ट के लिए एक्सप्रेशन यही प्राप्त किया था जो मैंने यहां लिखा है, और इसी में क्या कर देना है, v का वैल्यू 80 बैठा देना है। यहां लिख देते हैं समझने के लिए, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 47 v का वैल्यू 80 बैठा दीजिए, v का वैल्यू 80। सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 7500 ऊपर आया था और यहाँ भी आ गया 7500, तो हो गया 15,000, कॉस्ट है इसलिए रुपीज लगा दीजिए। अब देखिए रुपीज 15,000 किस ऑप्शन में है, तो डी में है, आप मिला लें, हेंस आंसर डी हो गया। तो आज के लेक्चर में मैंने सेक्शन सी के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया, आपने देखा, और आपने यह अनुभव कर लिया होगा मेरे सॉल्यूशन को देखने के बाद कि मैं कम समय में फुल कंसेप्ट के साथ सॉल्यूशन को देने का प्रयास किया ताकि आपको सॉल्यूशन समझने में दिक्कत न हो। एक होता है सॉल्यूशन ऐसा जो जैसे को तैसे इधर से उधर करके अपना कर दिया, लेकिन आपको समझ में आया नहीं, तो बेकार हो गया। तो हमने यही कोशिश की कि आपको इस तरह से सॉल्यूशन दूं ताकि आप अच्छे ढंग से समझ सकें और तीव्र गति से क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया आपके पास डेवलप हो। ये मेरा मेन उद्देश्य था। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये तो क्लास 12 के सैंपल पेपर का मैंने सॉल्यूशन आपके सामने पेश किया। क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या मेरा मेथड है एकदम बिल्कुल क्लियर वे में मैं बताता हूं, आप समझ गए होंगे, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आगे अगले वीडियो लेक्चर में क्लास 12 के
मैथमेटिक्स के सभी टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ा सा इंतजार करें आप। तो अब मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे।